क्लास 12th विषय इकोनॉमिक्स। इस बार जैक और जेसीईआरटी द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी नहीं किया जाएगा। जिस तरह प्री बोर्ड हर जिला में अलग अलग हुआ और अलग अलग क्वेश्चन था, उसी तरह मॉडल क्वेश्चन भी जिला वाइज ही निकलेगा। उसी जिला के शिक्षकों द्वारा वो तैयार किया जाएगा। इसीलिए वीकली टेस्ट में जितने प्रश्न आए हैं, प्री बोर्ड में जितने क्वेश्चन आए हैं और विभिन्न गेस्ट पेपरों को देखते हुए जो कॉमन क्वेश्चन है उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। गोड्डा जिला के बच्चे ने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भेजा है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप लोग आंसर देख लीजिए क्योंकि यह फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इकोनॉमिक्स जो है क्लास 12th का है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए बराबर ही है। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या होती है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है तो बाएं से दाएं। बजट रेखा की ढाल होती है -px/py। सम सीमांत उपयोगिता नियम के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो गोसेन। सबसे पहले गोसेन ही दिया था। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य हो जाती है। मांग का नियम क्या है? तो गुणात्मक कथन है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है धनात्मक। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD, जिसमें ABCD जो है साधन है और QX जो है वो उत्पादन को बता रहा है। निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए, तो यही है सही आपका अंकित। TVC बराबर होगा TC माइनस TFC। किस बाजार में AR और MR बराबर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में किसका फलन प्रदर्शित करता है? तो का हो जाएगा S बराबर फंक्शन ऑफ P। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? एकाधिकार में। यदि किसी वस्तु की कीमत 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, तो इसको हम लोग बेरोजगार कहेंगे। बेरोजगार मतलब होता है कि मूल्य का प्रभाव मांग पर पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर 60% की वृद्धि और जबकि पूर्ति 5% बढ़ रहा है तो बेरोजगार हो जाएगा। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा का शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। चक्रीय प्रवाह के निम्नलिखित में कौन प्रकार है? तो वास्तविक और मौद्रिक दोनों है, इसलिए ग हो जाएगा। चार क्षेत्रकीय मॉडल में चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? तो यहाँ पर आपका है ये ग आंसर हो जाएगा। सी हो गया उपभोग, आई हो गया विनियोग, जी हो गया सरकारी व्यय, एक्स हो गया निर्यात और एम हो गया आयात। राष्ट्रीय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को। राष्ट्रीय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? तो इनमें से सभी, मतलब उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो हार्ले विदर्स। जनता का बैंक कौन सा है? तो व्यापारिक बैंक। साग गुणक होता है तो साग गुणक फॉर्मूला होता है 1/CRR होता है, लेकिन यहाँ CPR लिखा हुआ है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? तो JB से ने। MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को। भारत में 1 रुपया नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो बैंकिंग, जहाज रानी, सूचना तीनों को, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बजट के प्रमुख संगठक हैं? तो बजट प्राप्ति और बजट व्यय दोनों है, इसलिए ग हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये सीमांत उपयोगिता फॉर्मूला MU बराबर TUN-1। संतुलन कीमत क्या है? तो संतुलन से अभिप्राय बाजार की उस दशा से जिसमें वस्तु की मांग व आपूर्ति बराबर होती है। कीमत बढ़ाने व घटाने वाली शक्तियां शांत हो जाती है। मतलब जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं वही संतुलन कीमत होती है। उत्पादन लागत को परिभाषित कीजिए। तो किसी उत्पाद के निर्माण या सेवा को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए साधनों जैसे कि कच्चा माल, श्रम और अन्य के लिए भुगतान की गई कुल कीमत को उत्पादन लागत कहा जाता है।
मतलब उत्पादन में जितना भी खर्च पड़ेगा उत्पाद कोई वस्तु का निर्माण करने में, वही उत्पादन लागत कहलाएगा। उपयोगिता के गणनावाचक विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है? तो मार्शल। और यही अगर रहता उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है? तो वहाँ हिक्स हो जाता। समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें तो एम.एच. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से, इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन कारक आय का जोड़, जिसमें एन वाई हो गया राष्ट्रीय आय, आय हो गया आपका समान निवासी, एफ वाई जो हो गया वो हो गया साधन आय या कारक आय आप बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय का, जिसमें यहाँ सब लिखा हुआ है कि एन वाई राष्ट्रीय आय है, सिग्मा कुल जोड़ है, एफ वाई कारक आय है जिसमें मजदूरी लगान ब्याज है, एन जो है वो देश के समान निवासी, इसमें जो यहाँ पर आप एन देख रहे हैं वो समान निवासी को बता रहा है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब स्वचालित मुद्रा वितरण यंत्र। इसका आविष्कार 1939 ईस्वी में लूथर जॉर्ज सीमियन ने किया था। बजट से क्या तात्पर्य है? तो बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसा वक्र जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। यदि अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं को उत्पादन करता है तो इन सीमाओं के भीतर दोनों वस्तुओं के कई संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है। इसे तालिका द्वारा प्रकट किया गया है, तो उस तालिका को हम उत्पादन संभावना अनुसूची कहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इस टेबल में, जैसे ए संयोग है तो गेहूं का उत्पादन 100 हुआ इस संयोग पर, और कपड़ा का उत्पादन हुआ 0 हुआ। अब हम लोग बी संयोग पर जब आते हैं तो गेहूं का उत्पादन घट गया तो कपड़ा का उत्पादन क्या हुआ? बढ़ गया। फिर संयोग सी पर गेहूं का उत्पादन घट गया, मतलब एक से साधन हटाकर हम लोग दूसरा पे लगाते हैं और जो विभिन्न संयोग प्राप्त होता है उन बिंदुओं को अगर हम लोग मिला देंगे तो वो उत्पादन संभावना वक्र बन जाएगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इधर गेहूं लिया गया, इधर कपड़ा लिया गया, संयोग ए बी सी डी ये बिंदु है, मिलाएंगे हम तो हमको उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध को स्पष्ट करें। तो कुल उपयोगिता क्या है? तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता होता है मतलब किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दोनों में क्या संबंध है इस टेबल को आप देख सकते हैं, जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ती है सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती है। यही संबंध है, इसको टेबल को आप देख लीजिएगा। चित्र में हम लोग देखते हैं कुल उपयोगिता जब बढ़ता है तो सीमांत उपयोगिता घटता है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, जब कुल उपयोगिता घटता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहे हैं। अगला है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है? तो यू आकार होने का कारण है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। पहला, तो अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखकर जब परिवर्तनशील साधन में वृद्धि की जाती है तो पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है जिसे लागत ह्रास नियम कहते हैं। इसके बाद लागत समता नियम और अंत में लागत वृद्धि नियम लागू होता है, जिसके कारण लागत वक्र यू आकार की हो जाती है। जैसे इस वक्र को हम लोग देख रहे हैं, ये है उत्पत्ति वृद्धि नियम, यहाँ से इसका मतलब लागत ह्रास नियम हो गया। लागत ह्रास नियम को हम लोग उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। कहने मतलब है कि शुरू में हमको लागत कम लग रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद जितना साधन लग रहा है उतना ही उत्पादन हो रहा है तो बी बिंदु पर समता नियम लागू होगा और उसके बाद लागत आपका क्या होता है? बढ़ने लगता है, अर्थात उत्पादन यहाँ घटने लगेगा। तो जब हम लोग सब बिंदु को मिलाएंगे तो हमको लागत वक्र जो है यू आकार की प्राप्त होगी। दूसरा कारण है इसका औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है कुल लागत का, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। कुल लागत
कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। इसको हम लोग एक उत्पादन से भागा देंगे तो ये बन जाएगा औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। अब जो मेरा औसत लागत जो होता है वो क्या होता है, दोनों का जोड़ होता है। मतलब इसको और इस वक्र को हम लोग जोड़ देंगे, इसकी बिंदुओं को, तो हमको औसत लागत प्राप्त होगा। कैसे जोड़ेंगे, तो Q1 F1, क्या जोड़ेंगे, Q1 F1 को जोड़ देंगे Q1 V1 में, तो हमको मिलेगा Q1 A1 पॉइंट। फिर Q2 F2 जोड़ Q2 V2, तो हमको मिल जाएगा Q2 A2। इसी तरह हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को A1 A2 A3 A4 बिंदु मिलेगा। इस बिंदु को मिलाएंगे तो हमको औसत लागत वक्र यू आकार की प्राप्त हो जाएगी। ये डिटेल आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर का आधार है कि विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक होती है और जबकि एकाधिकार में बेचने वाला एक, खरीदने वाला एक होता है। वस्तु तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान होती है, इसमें एक समान हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। कीमत एक कीमत होता है, जबकि इसमें कीमत विभेद पाया जाता है, मतलब हर जगह अलग अलग कीमत लिया जाता है एकाधिकार में। फर्मों का प्रवेश, तो इसमें फर्म उद्योग में प्रवेश स्वतंत्र है करने के लिए, जबकि एकाधिकार में रुकावट है। बाजार की दशाओं का ज्ञान, तो इसमें बाजार का दशा जो है उसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि अलग अलग सब जगह दाम होता है, इसलिए एकाधिकार में अपूर्ण ज्ञान है। फर्म की मांग वक्र, तो पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार होता है, मतलब इस तरह का होता है जिसको हम लोग पूर्णतः लोचदार कहते हैं, और कम लोचदार मतलब होता है इस तरह। तो एकाधिकार में इस तरह वो होता है मांग वक्र, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक्स अक्ष के समानांतर होता है। फर्म की मांग वक्र का ढलान क्या होता है, तो यह पड़ी हुई सरल रेखा होता है, मतलब इस तरह होता है, और जबकि एकाधिकार में नीचे की ओर झुकी होती है। विक्रय लागत नहीं होता, इसमें बहुत कम होता है। कीमत नियंत्रण, तो कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि एकाधिकार में पूर्ण नियंत्रण होता है। स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर स्पष्ट करें। स्टॉक मतलब हो गया जिसको आप जमा करके रखें, प्रवाह मतलब जो निकल रहा है। तो स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाले आर्थिक चर की मात्रा है, जबकि प्रवाह का अर्थ आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता, जबकि प्रवाह का समय परिमाप होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति मास तथा प्रति वर्ष। उदाहरण है स्टॉक का मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, टंकी में रखा पानी जो स्थिर है, जबकि प्रवाह है उपभोग, निवेश, आय, नदी में जल जो बह रहा है। मुद्रा के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो क्रॉथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकारी जाती है और साथ ही साथ मुद्रा के माप और मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करती है। किनलेन ने मुद्रा के कार्य को बांटा है, पहला प्राथमिक या मुख्य कार्य। तो इसका प्राथमिक का मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम, मतलब मुद्रा लेन देन के काम आता है। इसका आप डिटेल देख लीजिए क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो पहला आपका विनिमय का माध्यम है, पैसा लेन देन के काम आता है। दूसरा मूल्य का मापा, मुद्रा में वो गुण है कि किसी भी वस्तु का वो मूल्य को निर्धारित कर सकता है, उसको माप सकता है। गौण अथवा सहायक कार्य में आता है कि स्थगित भुगतानों का मान, मतलब मुद्रा क्या है कि भविष्य में हम भुगतान मुद्रा के रूप में कर सकते हैं, इसमें स्थगित भुगतान का मान का गुण होता है। इसमें क्या क्या है, इसको हम लोग काहे स्थगित भुगतान का मान मानेंगे, क्योंकि अन्य किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य होता है सो स्थिर होता है। इसमें समान स्वीकृति का गुण पाया जाता है। समान स्वीकृति मतलब सभी आदमी इसको मानते हैं कि हाँ ठीक है, तुम 100 रुपया दे रहा है, 110 रुपया हमको बढ़ा दे तो 110 रुपया हम मानेंगे। अन्य वस्तु की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है। स्थगित भुगतानों मान के रूप में कार्य करके हम मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक होती। अगला है मूल्य का संचय, पैसा को हम लोग जमा करके आसानी से ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। फिर है मूल्य का हस्तांतरण, पैसा को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से भेज सकते हैं, ले जा सकते हैं। आकस्मिक कार्य में इसका क्या है, तो सामाजिक आय का वितरण है, साख निर्माण का आधार है, अधिकतम संतुष्टि का माप है, राष्ट्रीय आय का वितरण है, शोधन क्षमता गारंटी है और पूंजी की तरलता में वृद्धि है। सरकार के राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? सरकार का राजस्व प्राप्ति मतलब होता है सरकार का आय का क्या क्या स्रोत है, जहां से वो पैसा कमाता है वही सरकार का राजस्व प्राप्ति कहलाता है। तो यह सरकार की सभी स्रोतों से प्राप्त आय का जोड़ है जिसमें कर तथा गैर कर राजस्व तथा व्यय शामिल होते हैं तथा राजस्व व्यय इन प्राप्तियों से ही पूरे किए जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि शामिल होते हैं। गैर कर राजस्व प्राप्ति में फीस, लाइसेंस एवं
परमिट कीमतें, विशेष आकलन और विशेष कर शामिल होते हैं। ये प्राप्ति अर्थव्यवस्था में ना तो देवताओं का निर्माण करते हैं, ना परिसंपत्तियों को कम करती है। 46 है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इनकी कौन कौन सी कठिनाई होती है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब होता है सामान से सामान का लेन देन करना। जैसे आप हमको कॉपी दीजिए, हम आपको कलम देंगे, तो इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। इसका कठिनाई क्या है, तो दोहरे संयोग का अभाव। इसमें क्या होता है, दोहरा संयोग मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे पास गेहूं है और हमको जूता चाहिए, तो बाजार में ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो हमको जूता दे दे और उसको गेहूं वो मेरा वाला ले ले। तो ये सहयोग बड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्रय शक्ति संचय में कठिनाई, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु को ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, जमा करके वो खराब होने लगता है, जबकि पैसा में ऐसा बात नहीं है। फिर सर्वमाप मूल्य मापन का अभाव है। इसमें क्या होता है, मूल्य का माप, जैसे हम आपको गाय दे रहे हैं और बदले में वो हमको बकरी दे रहा है, तो दोनों का मैच नहीं खाएगा, तो इसमें मूल्य का माप का अभाव होता है। एक अनुमान होता है कि हम आपको 1 किलो प्याज दे रहे हैं तो आप हमको एगो कटहल दे रहे हैं, तो ये इस तरह होता है। इसमें मूल्य के माप का अभाव होता है। फिर वस्तु के विभाजन में कठिनाई, इसमें क्या होता है, वस्तु को हम लोग बांट के नहीं बेच सकते हैं, तो इसमें वस्तु विभाजन की कठिनाई होती है। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है अथवा आर्थिक समस्या के क्या कारण है। तो हम लोग सभी जानते हैं, देखिए इसको देख लीजिए, जो लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। हम इसको आपको शॉर्टकट में केवल समझा दे रहे हैं, ठीक है। आर्थिक समस्या मतलब होती है कि आपके पास पैसा है, अब उस पैसा से अब बाजार में तो बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, तो आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हमको क्या क्या चीज़ लेना है, मतलब चुनाव संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यही है आर्थिक समस्या। उसी तरह अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों से कैसे हम लोग उत्पादन करेंगे, कौन कौन साधन को चुनेंगे, वो सारी प्रक्रिया करना ही एक समस्या बन जाती है। समस्या के उत्पन्न होने के 3 कारण है। पहला है असीमित आवश्यकताएं, आपका जो आवश्यकता है वो असीमित है। दूसरा है सीमित या दुर्लभ साधन, आपके पास पैसा क्या है, सीमित मात्रा में, आपको खरीदना बहुत सारा है लेकिन आपके पास पैसा सीमित है। और तीसरा है वैकल्पिक प्रयोग। तो मुद्रा से क्या है कि आपका पास जो पैसा है उसका बहुत सारा प्रयोग है, आप उससे बहुत सारा चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन सब चीज़ तो नहीं ना खरीद सकते हैं। जो आपको बहुत ज़रूरी है वही चीज़ आपको खरीदना होगा, तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो वही हुआ मुद्रा का वैकल्पिक प्रयोग है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, सब एक ही जैसा वस्तु बेचेगा और एक के दम्मा पर बेचेगा, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहती है। और इसमें जो फर्म है उद्योग में प्रवेश कर सकती है, निकल सकती है, उद्योग द्वारा ही मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसकी क्या क्या विशेषता है, तो पहला है बेचने वाला का संख्या अधिक रहेगा। दूसरा विशेषता है खरीदने वाला का संख्या अधिक रहेगा, एक समान वस्तु बेचेगा। फर्मों का उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ना होगा। क्रेता और विक्रेताओं को है ना बाजार का पूर्ण ज्ञान रहेगा, मतलब कौन वस्तु कितना दाम है उसको पूरा जानकारी रहेगा। और संसाधनों का या साधनों का क्या होगा, गतिशीलता रहेगा, मतलब एक साधन उधर चल जाएगा, दूसरा उद्योग में चल जाएगा, उधर चल जाएगा, तो वो पूर्ण गतिशीलता रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्म 20 इकाइयों का उत्पादन कर रही है। ये क्या है, 20 जो है आपका वो इकाई है, मतलब उत्पादन की इकाई है। एटीसी मतलब औसत लागत जो है वो 40 है और औसत परिवर्तनशील लागत 37 है। तो आपको टीएफसी निकालना है, कुल स्थिर लागत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग औसत लागत को कुल लागत में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो होता है कि इसको इससे आप गुना कर दीजिए, मतलब 40 को आप 20 से गुना कर दिए तो आपका कुल लागत निकल जाएगा 800। और फिर 20 को आप 37 से गुना कर दीजिए तो कुल परिवर्तनशील लागत निकल जाएगा 740। अब कुल लागत का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी अपना जगह पर रहेगा और टीवीसी को उठा के हम इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा टी एफ सी बराबर टी सी माइनस टी वी सी, ये बच गया। अब इसमें टी एफ सी हमको निकालना है, तो टी एफ सी बराबर टी सी का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो 800 माइनस टी वी सी का मान कितना निकाले हैं, तो 740। दोनों को घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा 60 रुपया, ये निकल जाएगा कुल स्थिर लागत।
अगला है भुगतान संतुलन के असंतुलन के कौन कौन से कारण है, असंतुलन को दूर करने के उपाय बताएं। भुगतान संतुलन मतलब होता है लेनदारी और देनदारी जो होता है वो बराबर होना चाहिए। मतलब आपको किसी को ना देना है ना किसी से लेना है, तो आपका भुगतान, मतलब यहाँ देश का बात हो रहा है, जैसे भारत का किसी देश को कुछ नहीं देना है ना किसी से लेना है, तो वहाँ भुगतान संतुलन होगा। और यदि दोनों में अगर लेना देना ज़्यादा हो गया तो वहाँ असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके कारण क्या क्या है, तो आर्थिक कारण में है कि सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च, दूसरा है व्यापार चक्र, तीसरा है मुद्रास्फीति की ऊंची दर, राजनीतिक कारण में है आपका राजनीतिक अस्थिरता, लोकप्रिय नीति, सामाजिक कारण में है आपका रुचि एवं प्राथमिकताओं में अंतर, विभिन्न देशों में पूर्वाग्रह। भुगतान संतुलन को ठीक करने के निम्नलिखित उपाय है। पहला है मुद्रा संकुचन, दूसरा विनिमय ह्रास, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन और अमौद्रिक उपाय। तो बच्चों ये थे आपके गोड्डा जिला इकोनॉमिक्स प्री बोर्ड का आंसर शीट। आशा करते वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट में देखना है तो आप गूगल में जाकर लिखिए DRGP82 लिख कर सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। दीपक कुमार को अगर आप टच कीजिएगा तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे में आपको मिलेगा 12th मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन, उसको आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ ये आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय